चुनाव लोकतंत्र को मजबूत बनाता है, लेकिन ज्यादातर लोगों का मानना है कि पार्टियों को चुनाव के लिए मिलने वाला चंदा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। राजनीतिक पार्टियों में पारदर्शिता की कमी है, जिस पर सरकार और चुनाव आयोग को गंभीरता से काम करने की जरूरत है। चुनाव सुधार की बात तो होती है, लेकिन चुनावी चंदा में पारदर्शिता की बात नहीं होती। चुनावी मौसम है तो हर एक पार्टी फंड में पैसा जुटाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं या राज्य स्तरीय पार्टियां हैं, उन्हें करोड़ों में चंदा देती हैं। हमारे देश में ये भी मानना है कि यही जो चुनावी चंदा है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मूल है। लेकिन इन बड़ी पार्टियों को कौन कहे, यहाँ पर छोटी छोटी पार्टियों को भी 2-2 करोड़ चंदे के रूप में मिल रहे हैं। कहीं यही ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में तब्दील करने का धंधा तो नहीं चल रहा? इस पर चुनाव आयोग को नजर रखनी चाहिए। दिल्ली से कैमरामैन गोपाल दास के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज। तो ये रिपोर्ट थी चक्षु राय जी। दिल्ली की पार्टी को बॉम्बे वाला कोई कंपनी जो है उसको फंड कर रही है। बॉम्बे की किसी पार्टी को, छोटी पार्टी को जिसका नाम कुछ पता नहीं है, उसको फंड कर रही है गुवाहाटी की एक कंपनी। ये क्या माजरा है? अशोक जी, मैं इसको उतनी शक की निगाह से नहीं देखना चाहता। पर हमारे रिपोर्ट में एक पार्टी बिल्कुल साफ कहा कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने की कोशिश। मैंने सुनी वो रिपोर्ट। ठीक है, देखिए, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है और जो हमारा कानून है पॉलिटिकल पार्टियों को गवर्न करता है, उसमें काफ़ी पारदर्शिता है इस चीज़ में कि पॉलिटिकल पार्टियां में पैसा कैसे आता है। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेशन मिलती है जो कि 20,000 रुपये से ऊपर है, तो पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन को बताना पड़ता है हर साल के अंत में कि ये पैसा कहाँ से आया जी। ठीक है, अब अगर अब आप कहेंगे ये भी हो सकता है कि चक्षु जी सबको 20,000 रुपये से अगर कम ही मिल रहा है तो क्या होगा? बिल्कुल ऐसा होता है। और कितनी ही हमारी जो नेशनल पार्टीज़ हैं उनको पैसा उसमें 20,000 रुपये से कम में आता है, जिसमें उन्हें कोई रसीद नहीं बतानी पड़ती कि किससे आया किससे नहीं आया। सोचना यह है कि जब करप्शन की बात आती है तो ये कहा जाता है कि जो करप्शन है वो हम पहले राजनीतिक पार्टियों और इलेक्शन फाइनेंसिंग से ही शुरू होता है। तो हम ऐसे क्या ढांचे बना सकते हैं जिससे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंक्शनिंग में, खासकर फाइनेंशियल फंक्शनिंग में एकदम पारदर्शिता पूरी तरह से आ जाए, चाहे वो छोटी पार्टी हो चाहे बड़ी पार्टी हो। तिवारी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने जैसा कहा कि आपने शुरू में कहा कि पैसा नहीं मिलता, लेकिन हमारे पास जो हमने रिपोर्ट भी दिखाई ऐसी लिस्ट है कि ऐसी ऐसी पार्टियां जिनका नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना। राष्ट्रवादी विकास नहीं, ये राष्ट्रीय विकास पार्टी है जिसको 2 करोड़ रुपए मिले। परमार्थ पार्टी है जिसको 75 लाख मिले। बैंगलोर की एक कंपनी ने मुंबई की एक पार्टी को 20 लाख दे दिया, गुवाहाटी की एक पार्टी को 10 लाख दे दिए। तो ये पैसा तो कहीं ना कहीं से मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या खेल है? देखिए, स्थिति ये है कि पॉलिटिक्स में मेजर जो लोग हैं, जो अधिक से अधिक लोग हैं, वो इन्हीं जिसे बड़ी बड़ी पार्टियों से हटके या कुछ उस तरह के लोग हैं जो बाहुबली जिसको बोल सकते हैं, या जिसको बोलेंगे कि जो एक्सपीरियंस्ड हैं इस मामले में, बड़े बड़ी पार्टियों से या आए हुए हैं, तो वो आते हैं और वही ये काम करते हैं। 2 नंबर का धंधा, ये 2 नंबर का धंधा ही है एक तरह से। जी। और आपने कभी डोनेशन के लिए कोशिश की, चंदे के लिए? आपको कहीं से हुआ? क्योंकि आपने इसके लिए देखिए, मैं एक बात बता दूं, मैं कोशिश तो किया। लोग मुझे से मांगते हैं कि तिवारी साहब आप चुनाव के लिए कितना पैसा मुझे दोगे? रेखा जी, आप इस पूरे पहलू को कैसे देखती है? क्योंकि ये भी आरोप लगते हैं छोटी पार्टियों पे, कई बार ये भी आरोप लगते हैं कि वो दरअसल चुनाव आता है तो वो किसी, अगर आपको लगता है कि ये यादव बहुल सीट है तो वहां पे किसी यादव कैंडिडेट को, किसी बड़े यादव को हराने के लिए, ब्राह्मण सीट है किसी ब्राह्मण कैंडिडेट को या उनसे मिलते जुलते नाम के किसी व्यक्ति को दे देते हैं, और बाद में जब सेटिंग हो जाती है तो कुछ पैसे लेकर विड्रॉ कर लिया जाता है। इस तरह के खेल में भी छोटी पार्टी शामिल होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि इसमें हमें जो चुनावी और दलीय सुधार जो है उनकी बहुत आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि आप छोटी पार्टीज को रोक नहीं सकते, वो अनडेमोक्रेटिक, इलिबरल होगा। तो हम जो है जो स्टेट फंडिंग है और कॉर्पोरेट फंडिंग है उसको हमें लीगलाइज कर देना चाहिए, और ताकि जो पार्टीज चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो अच्छा परफॉर्म करे, उनका नंबर ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ वोट्स जो है ज्यादा हो, उस हिसाब से आप फंडिंग दी जाए। लार्जर सवाल पे जा रही है जो एक बहुत वैलिड सवाल भी है कि जो
जो चुनाव सुधार की बात है, और इसको हम अपने कार्यक्रम में कई बार चुनाव सुधार का इश्यू भी हमने उठाया है। पर चक्षु जी, एक बात जो कि रेखा जी ने कही कि हम बैन नहीं इस तरह से लगा सकते, लेकिन आपको लगता है कि अगर 1600 पार्टियां हैं, आगे आने वाले दिनों में कहीं पता चला कि 5000 10,000 पॉलिटिकल पार्टियां देश में बन जाती है, एक तरह की कंफ्यूजन की स्थिति, आपको लगता है कि कुछ ऐसे नियम कानून तो बनाने चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जाके पॉलिटिकल पार्टी बनाए? इस तरह का नहीं होना चाहिए कि आप जैसे समोसा खरीदने गए वैसे आपने पॉलिटिकल पार्टी बना दी। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और हमारी पहली संसद आई थी, तो उसमें कुछ लगभग 5 नेशनल पार्टीज थी और 30 छोटी पार्टियां थी, स्टेट पार्टीज जिसे कहते हैं। आज 60 साल बाद नेशनल पार्टीज 6 या 7 हैं और जो स्टेट पार्टीज हैं कुछ लगभग 150 के करीब हो गई हैं। अब हो क्या रहा है इन स्टेट पार्टीज के आने से, जो हमारी वाइब्रेंसी है डेमोक्रेसी की वो बढ़ती जा रही है। नहीं तो ये भी कुछ लोग कहते हैं कि भाई 2 अगर बड़ी पार्टियां होती वो आपस में मिल जाएं तो कोई भी कानून बन जाएगा, ये भी हमने देखा हुआ। तो ये जो छोटी पार्टियां हैं कि वॉइस ऑफ डिसेंट लाती हैं, वॉइस ऑफ पीपल लाती हैं, तो इनका आना अच्छी बात है। रेखा जी, अगर 2 की बजाय 2000 पार्टियां होंगी तो क्या आपको लगता है कि ये एक इसको कह सकते हैं कि ठीक तरीका है ये लोकतंत्र के काम करने का? जबकि इनमें से ज्यादातर पार्टियां, मैं फिर कह रहा हूं कि चुनाव लड़ने भी नहीं उतरती। मुझे लगता है कि ये तो अच्छा है कि क्षेत्रीय अस्मिता जो है उनको मौका मिल रहा है, और जैसे कि चक्षु जी ने भी बोला तो अच्छा है कि उनको राइट ऑफ डिसेंट जो है वो सब है। लेकिन जैसे कि इतनी नंबर ऑफ पार्टीज मल्टीप्लाई करती जाएंगी तो मैं, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे लगता है कि जो स्थिरता है, स्टेबिलिटी बहुत बड़ा प्रश्न है, और उससे जो है डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस काफी प्रभावित होती है। अच्छी बात है कि ये पार्टियां चुनाव नहीं लड़ती, लेकिन अगर ये पार्टियां चुनाव लड़ने लगे तो इलेक्शन कमीशन को एक जगह पर जो है चुनाव करवाने के लिए शायद 10 15 तमिलनाडु मशीनें रखनी पड़ेगी। नहीं, तमिलनाडु में हुआ था। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। देखिए, मौका छोटे पार्टियों को नहीं दिया जाता एक तरह से। किस तरह से? मान लीजिए, जैसे जहां तक धन की बात है, चुनाव आयोग को इतना 1000 करोड़ खर्च करती है चुनाव आयोग, राइट। छोटे जो काम करना चाहते हैं उनको भी मदद करनी चाहिए, लेकिन ये नहीं करते। चक्षुराज जी, आप सहमत हैं इस बात से कि ये पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन की बात है? जर्मनी में मॉडल चलता है। नहीं, पर मैं वही कह रहा हूं, आप सहमत आपको लगता है? क्योंकि आज 1600 पार्टी, आपको 1600 पार्टियों की फंडिंग करनी पड़ेगी, कल को 2000 हो जाएंगी। नहीं अशोक, ऐसा नहीं होगा। उसको प्रोपोर्शन के आधार पे होगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि एक, जैसा तिवारी जी ने कहा, छोटी पार्टी को तकलीफ हो रही है तो उनको वो विचारधारा अपनी कोई लेकर आती है, उसको आगे बढ़ने का मौका। देखिए, जितना गड़बड़, जितनी एक मिनट आ रहा हूँ तिवारी जी आपको। जी अशोक जी, मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहता हूँ, देखिए पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इससे जितनी हम चीज़ें अपने इस देश में कहते हैं कि भाई इलेक्शन का जो करप्शन का रूट कॉज है वो इलेक्शन से शुरू होता है, ठीक है, वो एकदम ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपने उसको पैरामीटर बनाने पड़ेंगे कि आप किसको सपोर्ट करेंगे और कितना सपोर्ट करेंगे। तो अभी आजकल के टाइम पे कुछ इलेक्टोरल ट्रस्ट हैं, फाउंडेशंस हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन देती हैं। तो उनका एक बड़ा ही एस्टैब्लिश्ड फॉर्मूला है। आपने पिछले सिलेक्शन में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा और आपका वोट शेयर क्या था, उसके हिसाब से आपको फंडिंग मिलती है। अगर आपका वोट शेयर बढ़ता है तो आपकी फंडिंग बढ़ती है। तिवारी जी, निवेदन यह है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा, मान लीजिए जैसे इन्होंने कहा चक्षु जी ने के साथ मिल जाना चाहिए या उस तरह की बात, आइडियोलॉजी सबकी अलग अलग है। मान लीजिए हमारी, इस बात से शायद जनता सहमत ना हो, क्योंकि लोगों को यही नहीं पता कि बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों की आइडियोलॉजी क्या है, सर। जो क्षेत्रीय पार्टियां, उनकी आइडियोलॉजी क्या है, कभी यहाँ कभी वहाँ। हाँ, मैंने ये देखा है, मेरे अनुभव की बात जहां तक मैं देखा हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, चाहे वो बहुत बड़ी हो चाहे वो छोटी हो, छोटी का मतलब जो इलेक्शन लड़ रही हैं, मान लीजिए, जिनके पास धन है, एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। यहाँ नहीं उनका गोटी सेट हुआ, वहां पहुंच गए, वहां नहीं वहां, जस्ट ए मिनट। स्थिति ये बनती है कि आइडियोलॉजी सब खत्म। जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, आपको करीब 6-7 साल हो गए आपकी पार्टी को बने हुए, आपको फंड नहीं मिलता, आप खड़े नहीं कर पाते उम्मीदवारों को। नहीं, वास्तव में क्या है कि मैं 4-5 साल तक तो कुछ नहीं किया, लेकिन मैंने सोचा नहीं इस बार कुछ करना है। इस बार चुनाव में आप उम्मीदवार होंगे? तो नहीं, मैं बताया आपको, अक्टूबर से मैंने सोचा कि नहीं इस बार कुछ करना है। मैं विधानसभा के लिए चारों आपको प्रदेशों के लिए मैंने शुरू किया काम। मैं बीमार भी था, उसके बाद भी मैं लगा रहा, लेकिन मुझे ये लगा
कि ये निरंतर काम करने की जरूरत है। चक्षु राय जी, आखिरी वर्ड आपके। आपको क्या लगता है कि दरअसल ये जो व्यवस्था आपने जैसे कहा कि आप इसके खिलाफ नहीं हैं कि इतनी पार्टियां बने, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, पर एक तरीके से काम हो इसमें, और जो पॉलिटिकल पार्टियां जो बन भी रही हैं वो किसी मकसद से बने, ना कि सिर्फ पार्टी बनाने के लिए पार्टी या फिर ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए पार्टियां बनाई जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें ऐसी कुछ चीज़ें करनी चाहिए कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है ये थोड़ा सा और मजबूत हो सके, इसके पास कुछ और पावर आए, जो ये फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं इसको और मजबूत किया जाए। जहाँ तक इलेक्शन लड़ने की बात आई, मैं तो ये कहता हूँ कि थोड़ा सा डिपॉजिट अगर रिड्यूस कर दिया जाए ताकि इट विल एनकरेज छोटी पार्टियों को और लड़ने के लिए, ठीक है। तो ऐसे कुछ चीज़ें उठाई जा सकती हैं। इन चीज़ों को करने के बाद कुछ ऐसी चीज़ें भी करनी चाहिए कि भाई अगर आपने सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी बनाई है उसमें कोई काम नहीं हो रहा, 10 साल तक आपने सिर्फ पार्टी बना के सिर्फ चंदा आप इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ काम नहीं कर रहे हैं या चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो आपसे पूछताछ करी जाए कि भाई आप क्यों नहीं बनाए, ठीक है। तो ऐसी जब कुछ चीज़ें आ जाएंगी तब मेरे ख्याल से ये सिस्टम और क्लीन हो यानी जाएगा। कुछ रेगुलेशन तो Regulation कुछ तो जरूरी है। बहरहाल आपको ये तय करना है, चुनाव में ये पार्टियां होंगी या नहीं होंगी कहना मुश्किल है, लेकिन आपके सामने बहुत सारी पार्टियां होंगी, बहुत सारे उम्मीदवार होंगे। छोटी पार्टी को चुने या बड़ी पार्टी को चुने, पर वोट जरूर दें, और साथ साथ ये जरूर देखें कि आपका जो कैंडिडेट है आप किसी ईमानदार और अच्छे उम्मीदवार को जो कि आपके लिए काम करे, इस तरह के उम्मीदवार का आप चुनाव करें। तमाम जो इस वक्त जो संगठन है, PRS लेजिस्लेटर रिसर्च है, इसके अलावा हमने देखा ADR जैसी संस्थाएं लगातार इस तरह की जानकारी RTI से और दूसरे माध्यमों से निकाल कर आपके सामने पहुंचा रही हैं कि किस सांसद ने कितना काम किया, किस सांसद किस पार्टी में कितने लोग जो हैं उम्मीदवार दागी नहीं है, इस तरह की सभी जानकारी आपके पास आ रही है। तो इस तरह की जानकारी पर नजर रखिए, एक जागरूक नागरिक बनिए, एक जागरूक मतदाता बनिए, यही हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। बहरहाल जानने का हक में आज बस इतना ही। आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, आप कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। आप हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर B, मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जानने का हक @gmail.com, जो कि आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं। फिलहाल आज कार्यक्रम में इतना ही। चक्षु राय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सेना और सक्सेना जी, रेखा जी माफ कीजिएगा, और तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आज कार्यक्रम में इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।